जैसे किसी भी सदस्य राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बाहर करना हो, बदमाशी कर रहा हो कुछ, तो क्या करे कि उसको बाहर किया जाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से किसी को बाहर किया जा सकता? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? पहले हाँ ना में बोल दो। किया जा सकता है। अगर किया जा सकता होगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होगी ना, कि ऐसा करोगे तो बाहर करेंगे, वैसा करोगे तो बाहर करेंगे। तो कुछ एक आध कंडीशन याद है कि ऐसा कोई कर दे तो बाहर करेंगे? जी बेटा। तो चीन तो बहुत बड़ा साम्राज्यवादी है, उससे बड़ा साम्राज्यवादी कौन है? सारे पड़ोसी एकदम परेशान है, आखिरी परेशान है। रशिया साम्राज्यवाद की दिशा में तो आगे बढ़ रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो हटा के दिखाए कोई। अच्छा, सदस्य कैसे बनाते हैं पहले ये बताओ। इधर उधर भटक रहे हो बेटा, क्वेश्चन आ जाएगा। अभी दुनिया में बहुत प्रासंगिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, इस समय सबसे रिलेवेंट हो गया है, और यही रिलेवेंट हो गया है कि वो इरेलीवेंट हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूक्रेन और रशिया के युद्ध में इरेलीवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया। इसी कारण वो ज्यादा प्रासंगिक हो गया परीक्षा के लिए। कुछ नहीं कर पा रहा, मूक दर्शक तरस तमाशा देख रहा है और हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। अब तो जो भी कर पा रहा है वो अमेरिका कर रहा है और नेटो वगैरह कर रहे हैं। तो अब तो इस वजह से प्रासंगिक हो गया ना, जिन उद्देश्यों से आपको बनाया गया था वो उद्देश्य पूर्ण करने में आप असफल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था ना बेटा, वो उद्देश्य तो पूरी तरह से फेल हो रहा है। इसलिए बेटा कंपटीशन में वो एरिया पहचानना, वो क्षेत्र पहचानना जो कंपटीशन के लिए जरूरी है, ये सबसे आवश्यक है। एक चीज बताओ, जब सीए का आंदोलन चला था तो उधर साल 2 साल जितने कंपटीशन हुए थे सब में नागरिकता पूछी गई। तो इतना आपके पास कॉमन सेंस नहीं है कि जो टॉपिक चर्चा में रहता है दुनिया में उससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें वो पूछते हैं। अभी यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उस एरिना में नहीं कहीं है? तो काहे नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था ना बेटा। तो चलो इसको हम फिनिश करते। एक दिन बेटा हमको मौका दीजिएगा, कई बार हम कह चुके हैं आपसे, वो हमारे भी दिमाग से निकल जाता है, आपके भी दिमाग से। 1-1.5 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। बस याद दिलाइएगा कि सर उस पर बात कर लीजिए, तो मैं बात करूंगा। आज नहीं बेटा, अभी मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे बेटा, जरा बताओ। आंतरिक संरचना बताना क्या, डिजाइन आपने देख लिया। बाह्य संरचना में आपने पढ़ी लिया कि जो सूर्य की सतह है, तो उसी के बारे में 2-2 1-1 लाइन लिख लिया जाए, और जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, लिखो बेटा। पहला फोटोस्फीयर लिखो बेटा, शुरू करो। पहला प्रकाश मंडल, हेडिंग बनाओ। ये सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रकाश मंडल या क्या कहेंगे बेटा, फोटोस्फीयर। हाँ, लिखे। सूर्य की सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए, यह संवहनीय मेखला का संवहनीय मेखला समझ रहे हो ना बेटा, जो सबसे बाहर वाला था, यह संवहनी मेखला का सबसे बाह्यतम क्षेत्र है। संवहनी मेखला का सबसे बाह्यतम क्षेत्र है, सबसे बाहरी क्षेत्र है। क्लियर हुआ बेटा? लिखें। इसका तापमान लगभग अप्रॉक्स 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान लगभग कितना बेटा, 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? पैरा जरा चेंज करिए नीचे से। हाँ, लिखिए। प्रकाश मंडल के कुछ भागों में
तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है। छह हजार डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है, जिसे हम सौर कलंक, सौर धब्बे, इंग्लिश में सन स्पॉट, सौर कलंक ऑब्लिक सौर धब्बे, इंग्लिश में एक टर्म है बेटा सन स्पॉट कहते हैं। क्लियर है? हाँ, लिखें। इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तथा इनका विस्तार 15,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर से लेकर 50,000 वर्ग किलोमीटर तक होता है। ठीक है बेटा? थोड़ा सा इसमें एक तथ्यात्मक चीज देख लो। जैसे सन स्पॉट अगर ये क्रिएट हो गया सूरज पर, एरिया डिफरेंट होती है। मैंने कहा ना कि 15,000 से लेकर 50,000 किलोमीटर के बीच में लगभग ये होते हैं। तो इसका आंतरिक भाग ज्यादा ही काला होता है, माने ज्यादा डार्क कलर का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में अम्ब्रा। क्लियर है बेटा? और इसके बाहर का भाग थोड़ा चमकीला होता है, माने उसमें जो कालापन तो होता है लेकिन बीच वाले भाग से थोड़ा बेहतर होता है, तो इसको कहते हैं पेनाम्ब्रा। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं छाया और इसको कहते हैं प्रच्छाया। तो सन स्पॉट के आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अम्ब्रा। और बाहर के भाग को क्या कहते हैं बेटा? पेनाम्ब्रा। क्लियर है? मतलब ये कि ये इलाका ज्यादा डार्क होता है और इसके बाहर की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं थोड़ी सी प्रकाश इनकी तुलना में ज्यादा रहता है। लिख लो। सौर कलंक के आंतरिक भाग को, सौर कलंक के आंतरिक भाग को इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना बेटा। अम्ब्रा, हिंदी में छाया, तथा बाहर के भाग को प्रच्छाया या पेनाम्ब्रा कहते हैं। अब ये नाम दिया गया बेटा, ये नाम तथ्यात्मक है, याद रखना होगा। क्लियर है? देखिए, आंतरिक भाग अधिक काला होता है, यानी अम्ब्रा ज्यादा काला होता है, बाहरी भाग कम काला होता है। क्लियर है बेटा? यानी पेनाम्ब्रा थोड़ा उससे ज्यादा चटक होता है। क्लियर है? आगे लिखो बेटा। वास्तव में ये सूर्य की सतह पे उत्पन्न हुए, वास्तव में ये सूर्य की सतह पर उत्पन्न हुए बंद चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। सूर्य की सतह पे उत्पन्न हुए क्या बेटा? बंद चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इनका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है। यानी सन स्पॉट जब क्रिएट होते हैं ना बेटा, थोड़ा बड़े हो गए तो इसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ने लगता है। लिखा बेटा? पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या चक्रवात, जो भी चाहे लिखें, पृथ्वी पर चुंबकीय चक्रवात या मैग्नेटिक स्टॉर्म आने लगते हैं।
जो आम मनुष्यों को तो नहीं दिखते बेटा, हमें क्या दिखेंगे, है ना। पृथ्वी पर क्या आने लगते हैं बेटा, चुंबकीय झंझावात या चक्रवात आने लगते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैग्नेटिक स्टॉर्म आने लगते हैं। क्लियर है बेटा, जिससे पृथ्वी की बेतार संचार प्रणाली बेतार माने वायरलेस ठीक है, बेतार माने वायरलेस, है ना बेटा, इसमें वायर ना हो। बेतार संचार प्रणाली क्या होने लगती है बेटा, प्रभावित होने लगती। कैसे, वो थोड़ा समझना है आपको। ये जितनी बेतार संचार प्रणाली होती है, चाहे वायरलेस हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे इंटरनेट हो, कुछ भी, इसमें यूज किया जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से प्रभावित होते हैं। अरे सबसे बड़ा प्रभाव तो ये उपग्रहों पर डालता है, ये सैटेलाइट को बुरी तरह से प्रभावित करने लगता है, उनके सिग्नल को डिस्टर्ब करने लगता है। सैटेलाइट का क्या काम होता है? सिग्नल मारना क्या बोल रहे भाई, समझ नहीं पा रहे। हाँ, सिग्नल, जोर से बोलिए, सिग्नल प्रेषित करना। तो प्रेषित तब करोगे भैया जी जब सिग्नल रिसीव करोगे तब ना। तो इसीलिए सैटेलाइट बस एक डिवाइस होता है, उसमें एक घूमता हुआ ऑब्जेक्ट, बस ये कि धरती से कोई सूचना भेजी जाती है, उस सूचना को रिसीव कर लेता है, उस सूचना को मिलियंस ऑफ टाइम्स, करोड़ों गुना मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है और धरती की ओर फिर फेंक देता है, बिना कुछ परिवर्तन किए। क्लियर है बेटा, यानी ना क्वालिटी बदलता है ना कुछ भी बदलता है। तो उसमें एक यंत्र होता है बेटा, सुन लो, अब याद आ रहा है तो वो भी चर्चा कर ले। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपॉन्डर्स। कई प्रकार के होते हैं, सी बैंड ट्रांसफार्मर, एस बैंड ट्रांसपॉन्डर, केयू बैंड ट्रांसफार्मर, सबका अपना अलग अलग ट्रांसपॉन्डर्स का काम होता है। ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसफार्मर नहीं, ठीक है, ट्रांसपॉन्डर। तो ये होते क्या है, थोड़ा सा सुन लो, चर्चा हो रही तो पूरा ही कर दे। कभी आपने सुना था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला? कांग्रेस के समय क्या हुआ था भैया? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम तो प्रिज्म से बाहर जो प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं। बड़ी भारी परेशानी है बेटा कि ठीक है सुने सब रहते हो, लेकिन तह में जाओ, समझो चीजों को। हंगामा मचा था, स्पेक्ट्रम में घोटाला हो गया, तो दो लोग तो बड़े कंफर्टेबल होते, जो स्पेक्ट्रम का मतलब खूब ढंग से समझ रहे थे, जो एकदम नहीं समझ रहे थे। भाड़ में जाए, कुछ हुआ होगा, हमसे क्या लेना देना। स्पेक्ट्रम, हम प्रकाश की किरणों को जब प्रिज्म के बाहर निकलती हैं, 7 रंगों में डिवाइड होती हैं, तो उनको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी को ना स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसको कहते हैं? तो उसमें कैसा घोटाला हो गया? कोई प्रिज्म लेके भाग गया अरे भाई हद हो गई। देखो, एक्चुअल में जरा समझने की कोशिश करो। एक ट्रांसपॉन्डर एक डिवाइस होता है ना बेटा। उस डिवाइस की अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं होती। अगर अनलिमिटेड होती तो फिर इतने बार बार उपग्रह काहे छोड़े जाते। तो होता यह है कि जैसे एक ट्रांसपॉन्डर हमने बनाया, उस ट्रांसपॉन्डर की कुछ वेवलेंथ की लिमिट होती है। जैसे मान लो 50 मेगा हर्ट्ज से 500 मेगा हर्ट्ज तक की ये किरणों को रिसीव करेगा, लौट आएगा। इसकी लिमिटेशन, अगर 50 से कम मेगा हर्ट्ज की अगर किरणें हुई, वेव्स हुई, तो उसको रिसीव नहीं करेगा, और इससे ज्यादा भी हुई तो नहीं रिसीव करेगा। तो अब इसकी ये किस आधार पे बट रहा है? वेवलेंथ के आधार पे। स्पेक्ट्रम किस आधार पे बटा होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर तो बटा होता है। बैगनी, नीला, फलाना, ढमाका, नारंगी, लाल, किस आधार पे बटा होता है? वेवलेंथ के आधार पर ही बटा होता है ना, इसीलिए स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां क्या करते हैं, ये भी वेवलेंथ का ही रेंज है। अब एक ट्रांसपॉन्डर है जिसकी क्षमता इतनी है,
अब इसको सबको चाहिए, जियो को भी चाहिए, एयरटेल को भी चाहिए, फलाना को चाहिए, डिमाका को चाहिए, सबको चाहिए ना। तो सरकार कहती है कि उपग्रह छोड़ दिए हैं, अब किसको किसको चाहिए बता दो। तो अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एयरटेल है, जियो है, वो कहेंगे हमको पूरा दे दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं। नहीं, फोकट में नहीं दिया जाता, सरकार इनसे पैसा लेती है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये मार्कर अगर है और इसके खरीदार अगर ज्यादा हो गए तो बेचने का कौन सा तरीका बेहतर है? बोली लगा के बेचा जाए, सीधी सी बात है। और तो कोई तरीका बेहतर है ही नहीं। अगर बढ़िया फायदा आपको कमाना है, एक मार्कर के खरीदार अगर बहुत ढेर सारे हैं तो बोली लगा के बेचिए, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको दिया जाएगा, यही ना तरीका है। तो अगर स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए 150 कंपनियां मार्केट में कूद पड़ी कि हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, सबको तो दिया नहीं जा सकता। तो सरकार ने कहा कि इसको बांट देते हैं टुकड़े टुकड़े में, है ना। यानी कहा कि 50 से लेके 60 ले लो भाई। अब कहा कि 60 से लेके 80, अब कहा कि 80 से लेके 100, ऐसे बांट दिया। और कहा कौन कौन खरीदेगा। तो आप एक स्पेक्ट्रम खरीदिए। क्या हुआ, 50 से 60 मेगाहर्ट्ज एक ही स्पेक्ट्रम न हुआ बेटा, फिर ये अगला स्पेक्ट्रम हुआ ना। तो अलग अलग कंपनियां इसको खरीद रही थी, लेकिन ये बोली लगा के खरीद रही थी। बोली नहीं लगी। पहले आओ पहले पाओ। तो पहले कौन आओ, जिसको फोन करके बुला ले, गड़बड़ ज्यादा हो गया ऐसा कहा सीएजी ने, इसमें तो हो गया गड़बड़। क्योंकि बोली लगा के अगर बेचे होते तो 1,76,000 करोड़ रुपया और मिल गया होता। यही घोटाला मैंने लेके भागा नहीं कोई, ये था कि अगर चाहे होते तो इतना पैसा और मिल गया होता। एक बात मुझे बताइए, बेचने का हमको तरीका पता है, सामान्य मनुष्य के रूप में हमको अपनी चीज बेचने का तरीका पता है। जो हमको ज्यादा पैसा देगा उसको बेचेंगे। खरीदने का भी पता है कि 4 जगह पूछ के खरीदो। गेहूं अगर बेचना है किसानों को, आप देखो तो गेहूं अगर उनके पास सरप्लस है और पैसा है तो गेहूं को रोक लेते हैं इस सीजन में। सीजन थोड़ा ऑफ होता है तब बेचते हैं, तो गेहूं की अच्छी प्राइस मिल जाती है। तो बेचने का खरीदने का नियम समझाना नहीं होता, हम लोग को पता होता है। सरकार तब बेचेगी जब उसकी भरमार होगी, और तब खरीदेगी जब उसकी शॉर्टेज होगी, ताकि चबत सरकार को लगे। उनको नहीं पता। स्कूल की पेंटिंग तब होगी, प्राइमरी के विद्यालय, जब बरसात होगी, और जब बाढ़ आ जाए तो और पेंटिंग होगी। पैसा आ जाता है ना कि स्कूल रंगवाइए। एक हेडमास्टर ने कहा कि सर कैसे रंगवाए, पानी भरा हुआ है स्कूल में। कहा उसी में रंगवाइए, गोताखोर बुलवाइए ठीक है, और रंगवाइए, हमसे कोई लेना देना नहीं। और फंड आया है, सरकार का नियम है, रंगवाना है तो रंगवाइए। सामान्य व्यक्ति सब करेगा, तो सरकार में यही सब होता है। बहरहाल चलो बेटा, तो ये क्लियर हुआ स्पेक्ट्रम का मतलब। स्पेक्ट्रम कुछ और नहीं था बेटा, उसी में अलग अलग वेवलेंथ बांट दिया गया, फ्रीक्वेंसी बांट दी गई, कहा आप इसको खरीदिए आप इसको खरीदिए। खरीदने का मतलब आप इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर सकते। तो अलग अलग नेटवर्क अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। चलिए बेटा, हाँ क्या लिखा देखो, बात ही बिगड़ गई। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी ये तंग करते हैं। लिख लें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमसे भी बतिया लो थोड़ा ना, हम तो इसीलिए खड़े हैं भाई, आपस में बात कर लेते हो, हमसे बतियाते ही नहीं हो। चले, हो गया बेटा। आगे लिखो जी बेटा, फिर से बोल दें। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को भी प्रभावित करते हैं। बेतार संचार व्यवस्था को तो प्रभावित करते ही करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, उनको भी ये प्रभावित कर लेते हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। ये भी तथ्य है बेटा, इसको भी नोट करना होगा। लेकिन सूर्य के जिस स्थान पे ये दिखाई देते हैं, सूर्य के जिस स्थान पे ये दिखाई देते हैं, वहां ये 1.2
दिन से लेके 2 से 3 माह तक बने रहते हैं। फिर से सुन, देखो आप दिक्कत क्या हो रही है ना बेटा, खाली लिखने के फिराक में हो, थोड़ा सुन लो फिर लिखना। जैसे सूरज पे कहीं ये प्रकट हुए, क्लोज मैग्नेटिक फील्ड बना, तो क्लोज मैग्नेटिक फील्ड अगर बन गया तो कितने दिन तक रहेगा? अरे भाई उसकी कोई लिमिटेशन होगी? तो परमानेंट नहीं होती। जिस स्थान पे दिखेगा वहां 1-2 दिन में भी गायब हो सकता है, या देखा गया कि 2-3 महीने तक भी बना रहता है। वही लिखा रहा है, सन स्पॉट जहां दिखता है वहां 1-2 दिन से लेके 2-3 माह तक बना रहता है। लिख लो बेटा, हो गया। अच्छा, उसके बाद वो स्थान फिर नॉर्मल हो जाता है, यानी वहां सन स्पॉट नहीं रह जाता। क्लियर है बेटा? लेकिन एक बात बड़ी मजेदार देखी गई कि अगले 11 वर्ष के बाद फिर उसी स्थान पे प्रकट होगा। लिखें, 1-2 दिन से लेके 2-3 माह तक बने रहते हैं, परंतु पुनः अगले 11 वर्ष के उपरांत उसी स्थान पर दिखाई देते हैं। छूट गया तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी आंखें ही कह रही छूट गया। ठीक है, लिखें, हाँ, अगले 11 वर्ष के उपरांत पुनः उसी स्थान पे दिखाई देते हैं। हो गया बेटा? चलिए, नहीं हम पढ़ लेते हैं आपको, आप हमें पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ते रहते हैं। चलिए आगे लिखें, आगे लिखिए। तो इसमें चमक कम क्यों होती है बेटा? सुनो, चलो पढ़ लिए, इसको खत्म किया जाए, स्टोरी को फिनिश किया जाए। इसमें चमक कम क्यों होती है बेटा, वो थोड़ा समझना है। लिखें, बंद चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये आयनों को अपने अंदर समाहित नहीं होने देते। बंद चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण आयन समझते हो ना बेटा? और नहीं समझते होगे तो सब कुछ अकेले हम समझा भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये अपने अंदर आयनों को समाहित नहीं होने देते। क्लियर है बेटा? देखो, जब हाई टेम्परेचर होता है ना बेटा, तो पदार्थ आयनों में विभाजित हो जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इतने हाई टेम्परेचर पे वो सब आयनों में विभाजित हो ही जाएंगे बेटा, लेकिन वो अपने अंदर आयन को या फोटॉन्स को आने नहीं देता। जब आने ही नहीं देगा तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम होगा। तो कुछ बेटा आइडिया लगा आपको सन स्पॉट के बारे में? कुछ फैक्चुअल चीजें दिमाग में रखना, जैसे अम्बरा पेनम्बरा हर हाल में याद रहना चाहिए। वो राज न हमको पता है, न वैज्ञानिकों को पता है। ताल हम लोग बहुत ठोकते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते। सुनो, एक मजेदार बात बताऊं, चंद्रमा तक चले गए, अमेजन में नहीं जा पाए, औकात नहीं हुई अभी तक, हैसियत नहीं हुई। अमेजोनिया में क्या कुछ चल रहा है उसकी बहुत बेहतर जानकारी हमें नहीं है। क्लियर है? अमेजोनिया कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में? अच्छा, दक्षिणी अमेरिका, वेरी गुड। तो अमेजोनिया काहे के लिए जाना जाता है? दुनिया के सघन वनों के लिए जाना जाता है ना? उतने सघन वन कहीं और नहीं होते, उनको सेल्वा भी कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। घासें तो नहीं होती, लताएं बहुत होती हैं। पेड़ों की लंबाई 70-70 मीटर तक होती है। फिट छोड़ दो, मीटर, 100 मीटर की दौड़ पेड़ पे हो जाए। चलो, हाँ भैया जी। और सुन लो, शाखाएं नहीं होती, लेकिन उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है कैनोपी जैसा होता है, छाते जैसा होता है। क्लियर है? यही उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। शाखा विहीन होंगे, अग्रभाग कैनोपी जैसा होगा, और एक दूसरे में इतने गुथे रहते हैं, इतने सटे रहते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और हर वृक्ष को एक से ऊपर निकलना है, क्योंकि जो नीचे छूटा वो मरेगा, सुरसाप मिलेगा ही नहीं। तो सब जान बचाने के ताबड़तोड़ ऊपर की ओर भागते, और एक दूसरे में इतने सटे रहते हैं कि अगर एरियल व्यू आप देखो तो पेड़ों के पत्तों के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, और अंदर खिचड़ी पक रही हो। वहां के एक राजा है, किंग अमेजोनिया के, जिनका नाम है अनाकोंडा। अनाकोंडा का बादशाह है वो।
अनाकोंडा जो है ना बेटा, अमेजोनिया का किंग कहलाता, उसी का शासन चलता, वहां शेर वेर का शासन नहीं चलता, क्योंकि जितनी खूबसूरती से पानी में हमला करता है उतनी खूबसूरती से अस्त्र पे भी रहता है। तो कौन उसके सामने टिकता है? अमेजोनिया का टाइगर कहलाता है वो, है ना? पिक्चर उक्चर में देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे, बड़ा वाला सांप, है ना? बहरहाल, तो ऐसा नहीं है बेटा कि धरती पे बरमुदा ट्रायंगल जान गए, समझ गए? बहुत रहस्य हैं धरती के जो अब तक पता ही नहीं हम लोगों के हैं। बस ये है। अच्छा देखो, हम मनुष्य करते क्या है बेटा, अभी मनुष्य को समझ नहीं पाए। हम लोग क्या करते हैं कि होने वाली घटना का विश्लेषण करते हैं। जब कोई घटना होती है तो उस घटना का हम समझने का प्रयास करते हैं कि काहे हो रही है। सन स्पॉट देख लिया, कब रिपीट कर रहा है इसका भी अध्ययन कर लिया, प्रभाव क्या हो रहा है ये भी देख लिया। आज तक ये समझ नहीं आया उनको कि आखिर ये सन स्पॉट क्रिएट क्यों हो जाते हैं। माथापच्ची चल रही है, कोई गढ़ देगा कहानी, कहानी ही तो गढ़ना है, कोई ना कोई क्रिएट कर देगा। जैसे गढ़ दिया महाविस्फोट, बिग बैंग, कहानी ही तो है और क्या है। अब हकीकत है कि नहीं है कौन जानता है। धार्मिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं मानता, कहा सब बकवास है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो वो तो कहेगा सब बकवास करते हैं, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाहर आप चले आगे बढ़े बेटा। लेकिन यह है कि जिस स्थान पे ये आता है एक बार, ये देखा गया कि फ्रिक्वेंटली लगभग 11 वर्ष के बाद वहां फिर से दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के बारे में अभी हम भी भेज रहे हैं ना बेटा, सोलर स्टडी के लिए शायद इसी साल हम भेजेंगे अपना यान, चंद्रयान भी भेज रहे हैं और सन का अध्ययन करने के लिए भी भेज रहे हैं। तो हो सकता है कुछ और आज खुले, तो धीरे धीरे खुलेगा। लिखें, हाँ कौन सा भेज रहे हैं बेटा? प्रोब यान, यल, अब मुझे पता है L3, ठीक है, वो भेज रहे हैं हम लोग। और ये सूर्य का अध्ययन करेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा कि आखिर सूर्य में क्या, बहुत कुछ बेटा अभी समझना है हम लोग को। आगे बढ़े। अब हेडिंग बनाए सौर ज्वाला, सोलर फ्लेरस, सौर ज्वाला। लिखे कोरोना से, कोरोना समझ रहे हैं किरीट, कोरोना से ऊर्जा की विशाल धाराएं फोटॉन्स के रूप में बाहर निकलती हैं। फोटॉन्स की धाराएं बाहर की ओर निकलती हैं। इनको लपटें कह सकते हैं ठेठ भाषा में। जैसे आग कहीं लगती है ना, तो उसमें से लपटें रह रह के निकलती हैं, तो सूर्य से फ्लेम्स निकलती है, लपटें निकलती हैं। इनको सौर ज्वाला कहा जाता है। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली नहीं निकलती, ये रह रह के निकलती है। फ्रिक्वेंटली जो निकलती है उसमें से, उसको कहते हैं सौर वायु, हल्का हल्का। इसीलिए आप देखते हो सूर्य जब भी कोई बनाता है तो ऐसे बनाता है, ये, हाँ, तो ये जो है ना वही है सोलर फ्लेरस। सांकेतिक भाषा में बताते हैं, आप ही नहीं समझ पाते। तो रह रह के इसमें से लंबी लंबी लपटें निकलती है बेटा, उनको कहा जाता है क्या बेटा? सोलर फ्लेरस, सौर ज्वाला कहा जाता है। क्लियर है बेटा? अब इनकी परेशानी ये होती है कि लाखों किलोमीटर लंबी होती है। इनकी जो लंबाई होती है कभी कभी इतनी, जो अभी तो हाल में निकला बवाल मच गया सोलर फ्लेरस, मुझे लगता है लाखों के तो करोड़ों किलोमीटर तक लंबी रही होगी। और कभी कभी ये लपटें इतनी बड़ी भी हो सकती है कि प्रभाव धरती तक छोड़ दे, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो कभी, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिखे बेटा, इनके प्रभाव में पृथ्वी भी आती है। इनके प्रभाव में कौन बेटा? पृथ्वी भी आती है। लिखें, ये अपने साथ चुंबकीय क्षेत्र भी लिए रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी लिए रहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या नाम है बेटा?
वॉन एलन बेल्ट, कल बात मैंने किया था। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, वॉन एलन बेल्ट, डैश करके वही लिख लीजिएगा, 750 किलोमीटर। सब क्लियर हो जाएगा, अलग से लिखाना नहीं होगा। हाँ, इसका प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता। फिर से बोलते बेटा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका नाम है वॉन एलन बेल्ट। वैज्ञानिक ने पता लगाया होगा, अपने नाम पे नाम रख दिया। तो ये होता है पृथ्वी से लगभग 750 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस फील्ड में हस्तक्षेप करता है कभी कभी सूरज आके। क्लियर है बेटा? तो हर जगह। अच्छा, कभी साइंस के जो बच्चे पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह इंटर उंटर में, तो आप देखते हो एक तो चुंबकीय रेखा बनानी होती कभी प्रैक्टिकल में। एक तो आपको मैग्नेट दे देते हैं, और छोटा सा प्रैक्टिकल होता है, एक बार मैग्नेट दे देते हैं, एक तो छोटी सी निडल दे देते हैं, कहते हैं चुंबकीय रेखाएं खींचिए। दुर्भाग्य है कि इधर नहीं होता, होना चाहिए। तो करते क्या है बच्चे ना, कि ऐसे एक मैग्नेट ले लेते हैं इस टाइप का, इस पे नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, एक तो छोटी सी निडल दे देते हैं। अब वो निडल जिधर वो करती है नॉर्थ साउथ, वैसे ऐसे एक रेखा खींचते जाते हैं। तो देख, कभी आपने अगर प्लॉट किया हो, आप देखोगे इसमें रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, ऐसे ऐसे, है ना बेटा? और यहां से ऐसे बाहर निकलती हुई। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं पोल्स पे जा रही, पोल्स पे काफी करीब हो जाती। तो पृथ्वी का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, इसका भी तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मानते हैं हम लोग। इक्वेटर बीच का इलाका जहां सबसे अधिक ऊंचाई होगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की सबसे अधिक रस्साकसी ध्रुवों पर ही होती है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड धरती का थोड़ा नीचे होता है, तो वहां पे कुछ चमक दिखाई देती है। अच्छा, ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में आइडिया है ना बेटा, कि 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती, वो कुंभकर्ण वाला इलाका। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। लेकिन रात जो आप समझ रहे हैं वो रात नहीं होती, वहां रात में ठीक ठाक रोशनी रहती है, प्रकाश रहता है, एकदम गुप्त अंधेरा वाला मामला नहीं होता है ना। तो ऐसा कैसे होता है बेटा? वो होता है ध्रुवीय ज्योतियों के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब धरती के वायुमंडल में घुसना शुरू करते हैं तो स्पार्किंग होने लगती है। जैसे आप देखते हो ना, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक में सटाओ तो स्पार्किंग होने लगती है। तो इतने छोटे छोटे कण होते हैं, पूरी लहर। अरे आजकल तो यूट्यूब पे सारे वीडियो है, देख लो अपनी आंख से, रंग बिरंगी रोशनियां दिखाई देती हैं पूरे ध्रुवीय क्षेत्रों में। थोड़ा हरा, थोड़ा नीला, थोड़ा लाल, तरह तरह की रोशनियां दिखाई देती हैं। उस रोशनी से पूरा इलाका भरा रहता है एकदम। इनको ज्योग्राफी में हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? ध्रुवीय ज्योतियां, अरोरा कहते हैं। एक नोट बना के बेटा जरूर लिखिए। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में, इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र माने पोलर एरिया में ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई देती। तो पोल्स हमारे कै ठो हैं? 4 है ना बेटा? अच्छा, 2 ही है, वेरी गुड। 2 है। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उत्तरी ध्रुव, और एक को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो मैंने कहा ध्रुवीय क्षेत्रों में भाई रात अगर नॉर्थ पोल पे है तो साउथ पोल पे दिन होगा, साउथ पोल पे अगर रात होगी नॉर्थ पोल पे दिन होगा। तो ये तो दिन रात बदलता रहता है 6-6 महीने का। तो इसका मतलब है कि जब कहीं यहां भी रात होती होगी, यहां भी रात होगी, तो जहां रात होगी वहीं ध्रुवीय ज्योतियां दिखेंगे। तो उत्तरी ध्रुव पे भी दिखती होगी, दक्षिणी ध्रुव पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? भूलिएगा मत। जानते हो क्या भूलते हैं बच्चे? इसमें उत्तरी वाली कौन है, दक्षिणी वाली कौन है? नाम दोनों याद रहता। अ वाला का है? अच्छा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है?
अरे भैया, लैटिन भाषा में आस्ट्रा माने दक्षिण होता है। अरे सुन लो ना, इसीलिए उसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा गया, वो दक्षिण की ओर है। तो जहां आस्ट्रा दिखेगा वो दक्षिण है। तो नाम तो हर भाषा से कहने, किसी भाषा से लिए हो गया। अब अंग्रेजी नहीं दिख रहा है, हिंदी नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसे पूछो परीक्षा में, उत्तरी ध्रुवीय ज्योतियां किस ध्रुव पे दिखाई देती? सुनो हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना पूछेगा भैया। 1857 की क्रांति कब हुई थी? अब क्या इसमें पूछने के लिए बचा? तो अगर हिंदी में इसको पूछेंगे कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योतियां किस ध्रुव पे दिखाई देती हैं, तो हम पागल हैं जो इधर उधर बोलेंगे, बताएंगे उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देती है। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा नाम इसीलिए पूछा जाता है कि नाम से ना समझ पाए। अच्छा, वायुदाब मापी यंत्र से क्या नापा जाता है? ये पूछेगा, वो बैरोमीटर पूछेगा, क्योंकि बैरोमीटर सुन के आपको कुछ आभास नहीं हो रहा है। तो खेल तो होगा ना बेटा आपके साथ। बहरहाल, इसको क्या कहेंगे बेटा? अरोरा बोलिएगा नहीं, आप जैसे मन करे वैसे याद करो, जैसे हमारे मित्र याद कर लिए है कुछ जोड़ जाड़ के, जैसे मन करे वैसे याद करिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसी में कंफ्यूज करोगे, दोनों विकल्प मिलेगा, गड़बड़ कर दोगे। हाँ, करना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिस, दक्षिणी ध्रुव पे जो ज्योति दिखाई देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। आस्ट्रा माने दक्षिण होता ही है, इसलिए इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्लियर है बेटा? लिख लो। आप हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में भी लिख लेना, क्योंकि हिंदी में यही पूछेगा, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ट्रांसलेट तो नहीं ही करेगा, क्योंकि ट्रांसलेट कर देगा तो इसका मजा ही खराब हो जाएगा, है ना? लिख लें। उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देने वाली ज्योति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुव पे क्या बेटा? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रेलिस, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। हो गया बेटा? चलिए अब लिख लें बेटा, सौर वायु, सोलर विंड। सोलर विंड लिखें, कोरोना से निरंतर निकलने वाली, कोरोना से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावी फोटॉन्स की धारा सौर वायु कहलाती है। ये हमेशा निकलती है, सोलर जो फ्लेरस है वो हमेशा नहीं निकलती बेटा, ये हमेशा वहां से कम प्रभावी फ्लेम्स निकलती रहती है। जैसे गैस का बर्नर है ना, तो आप एक लेवल पे सेट कर देते हो, उसमें निरंतर उस तरह की फ्लेम निकलती रहती है। यहां से निरंतर वो फ्लेम निकलती रहती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? सौर वायु, सोलर विंड कहते हैं। ये नाम किसी ने दिया होगा, तो जिसने ये नाम दिया उनका नाम कई बार पूछा गया, वो भी लिख लो। यूजीन नॉर्मन पार्कर, UN पार्कर, यूजीन नॉर्मन पार्कर ने इसे सौर वायु का नाम दिया, सोलर विंड का नाम दिया, सौर वायु का नाम दिया। क्लियर है बेटा? लिखे, ये सर्पिलाकार स्वरूप में होती है। जानते हो क्यों? सीधा नहीं होती, घूमती रहती है। अच्छा, गड़बड़ा रहा है कि आधा लिख रहा हूं, उसी में हम समझाने लगा, फिर लिख ही लो भैया। तो जानते हो ऐसा क्यों है? सूर्य अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो जो फ्लेम निकलेगी वो सीधी थोड़ी जा पाएगी, वो घूमेगी। इसलिए जो सौर वायु होती है वो सीधी नहीं चलती, वो थोड़ा सर्पिलाकार घूम रही होती है। और ऐसा सिर्फ इस वजह से
कि सूर्य अपनी एक्सिस पर स्थिर नहीं है, घूम रहा है। लिख ले, सर्पिलाकार होती, लिखा बेटा? हाँ लिखे। ऐसा क्या लिखा बोलो? होती है। ऐसा सूर्य के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। ऐसा सूर्य के अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घूमने के कारण होता है। क्लियर हुआ बेटा? अब लिख लीजिए, एक और शब्द है जो इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं कोशिश करें आज कंप्लीट हो जाए। हीरक वलय, डायमंड रिंग। जी जी, अंग्रेजी में यही कहते हैं, डायमंड रिंग। तो डायमंड रिंग हिंदी में उसको हीरे की अंगूठी भी कह सकते हो, लेकिन अच्छी हिंदी है हीरक वलय, है ना? कहाँ मिलती है? तनिष्क शोरूम में मिलती है। हाँ भाई, कहीं मिल जाएगी, लेकिन ये सब इसी जगह पे मिलना चाहिए। तो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ये नाम उसका भले है। तो ये है क्या मामला, थोड़ा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। हीरक वलय की जो इंसिडेंट है बेटा, मेरे पेज पे एक फोटो किसी ने खींचा था, सही में खींचा था किसी फोटोग्राफर ने, और एरोप्लेन से खींचा था। बहुत ही खूबसूरत फोटो खींचा था डायमंड रिंग का। तो मुझे वो फोटो कहीं मिल गई, तो मैंने अपने पेज पे, सोशल मीडिया का मेरा पेज है आर्या कैरो पॉइंट के नाम से, उस पर मैंने पोस्ट कर दिया। कहीं होगा, ढूंढने पे मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य खींचा था। एकदम आपको लगेगा कि ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में एकदम बड़ी खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी टंगी हुई है। एकदम जरा भी भ्रम नहीं होगा कुछ और है। इसको कहा ही जाता है ये, लेकिन ये घटना क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, थोड़ा ये जानना। पूछा है बेटा एक बार, और नहीं भी पूछा है तो पढ़ेंगे। जो जो पूछा है खाली वही पढ़ेंगे, नहीं जो पूछा है वही ना पूछेंगे। ये ध्यान से सुनना। पहला कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, तभी ये दिखेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण रात में होता है, दिन में होता है। तो अमावस्या पूर्णिमा कहाँ आ गई? अरे अमावस्या मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण तो दिन में होता है ना भैया, कि रात में भी हो जाता है। दिन में होता है तो दिन में कौन अमावस्या पूर्णिमा? दिन में तो दिन है। बहरहाल हम बात करेंगे, अगला वही सब शुरू होने जा रहा है, बवाल वाला ही है सब, चर्चा हम करेंगे आपसे, और थोड़ा आनंद भी आपको आएगा। चले, तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो पार्शियल भी होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक का मतलब चंद्रमा आधा ढकते हुए निकल जाता है, यानी अपने मार्ग पे, अपने परिपथ पे जब आगे बढ़ता है तो सूरज को पूरा नहीं ढकता, आधा काटते हुए वो निकल जाता है। तो सूर्य ग्रहण तो हुआ, लेकिन उसको क्या कहते हैं? आंशिक। कभी कभी चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, एकदम जैसे लगता है ना कि कैलकुलेट करके एकदम पूरा ढक दिया गया। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो कुछ पल की घटना होती है बेटा, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढकता है, कुछ पलों की घटना होती है, क्योंकि चंद्रमा न रुका रहेगा न भी सूर्य ग्रहण रुका रहेगा। चंद्रमा तो अपने रास्ते पे बढ़ ही रहा है ना बेटा, वो तो अपने रास्ते पे चलेगा ही। वो रास्ते पे जाते जाते वो थोड़ी देर के लिए ढकता है। तो जब वो पूरी तरह से ढकता है तो भी धरती पे अंधेरा नहीं होता, प्रकाश रहता है। तो एक बार पूछा कि फिर वो प्रकाश कहां से आता है? कोरोना का प्रकाश होता है, यानी कोरोना का जो प्रकाश निकल रहा होता है उससे धरती प्रभावित है। उसमें एक्सरेज बहुत होती है, गामा रेज बहुत होती है, इसलिए कहा जाता है कि उस समय थोड़ा सूरज को नहीं देखें तो बेहतर है। हमेशा आपको वार्निंग दी जाती है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सीधी आंखों से ना देखें, नुकसान हो सकता है। कुछ जिद्दी हैं, देखते ही है, कुछ तो नहीं हुआ, ठीक अच्छा है नहीं हुआ, बढ़िया है नहीं हुआ, हो जाएगा तब तो फिर एक आदमी उंगली पकड़ के टहलाएगा जिंदगी भर। काहे रिस्क लिया है भाई? तो रिस्क लेने की क्या जरूरत है ना बेटा? चले, तो होता ही है बेटा, ध्यान से सुनो।
जब चंद्रमा ने सूर्य को पूरा ढक लिया तो ये बहुत देर तक नहीं ढका रहेगा, वो अपने रास्ते पे तो जा ही रहा है। वो जैसे अपने रास्ते पे बढ़ेगा तो सूरज का एक इलाका वो छोड़ेगा, सर्किल के एक किनारे का इलाका पहले वो छोड़ेगा, और जो इलाका वो छोड़ता है वहां से जबरदस्त रोशनी फूट पड़ती है। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे पूरा ढक लिया है ना बेटा, और फिर जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये इलाका खाली हो जाता है, किनारा थोड़ा सा दिख जाता है सर्किल का, वहां से इतनी भयानक रोशनी निकलती है कि पूछो मत। और कोरोना एक रिंग जैसा फॉर्मेट बाहर दिखाता है, और यहां खूब ढेर सारी रोशनी, और बाहर एक हल्का सा प्रकाश की एक रिंग जैसी स्थिति दिखती है, देखने में एकदम लगता है डायमंड रिंग है। तो ज्योग्राफी में इसी को हीरक वलय कहा जाता है। 2 लाइन लिखो बेटा, लिखे। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हीरक वलय की घटना दिखाई देती है। अब उसका डिस्क्राइब हम नहीं करेंगे डिटेल में, कैसे कैसे दिखाई देती, बता दिया, समझ रहे हैं? क्लियर है बेटा? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होगा, ध्यान रखना, ऐसे विकल्प को क्या क्या बनाएंगे आप समझना। लेकिन डायमंड रिंग की जो घटना देखी जाती है वो चंद्र ग्रहण में नहीं, सूर्य ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब एक चीज बताओ, अगर एक ये कोई बहुत आसान सा प्रश्न है बेटा, और ये बहुत मुश्किल प्रश्न है। अगर आपकी नजर से गुजर गया, जैसे अभी आज गुजर गया, ये इससे आसान प्रश्न कोई नहीं है, लेकिन आपकी नजर से अगर नहीं गुजरा होता तो परीक्षा में आपको छटाता कि हीरे की अंगूठी की घटना कब देखी जाती? आंशिक चंद्र ग्रहण में, पूर्ण चंद्र ग्रहण में, आंशिक सूर्य ग्रहण में, पूरे सूर्य ग्रहण में। तो उसमें क्या करते? ऑप्शन वैसे पेन गिराते, जिस पे गिर गया वही उत्तर है। तो समस्या ये है बेटा कि कंपटीशन मुश्किल कहाँ है? जो आपकी नजर से गुजर गया वो चीजें आसान है, जो आपकी नजर से नहीं गुजरा वही ना मुश्किल है। आसान मुश्किल यहाँ क्या है? कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? तो मैंने कोशिश किया कि सूर्य के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा हो। तो अब हम लोग थोड़ा चंद्रमा पे 2 लाइन लिख लेते हैं कि ये कहां से पैदा हो गए। जी जी जी, मामा जी। तो मामा जी अगर है तो मम्मी पापा कॉमन होंगे, है ना भाई? तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी अगर माँ है और वो हमारे मामा हैं, तो पृथ्वी के जो मम्मी पापा हुए इनके भी मम्मी पापा हुए, यही ना मतलब होगा। थोड़ा लिख लो ना वैज्ञानिक आधार पे लिखें। हाँ। जो वर्ड है मामा, मतलब पूरा वर्ड में भारत में, और नहीं, पूरे वर्ड से हमसे क्या लेना देना? ये हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हम उसको बोलते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए, दुनिया से हमसे क्या लेना देना? ये हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हम तो रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं उनसे भी, है ना? यहाँ तो यूरोप में अगर देखोगे तो रिश्तेदारों से कोई नहीं परिचय होता। वो यूनिटरी फैमिली वाले लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके जीवन जीने का ढंग, उनका परिवार ही नहीं होता। वहां पे सुनो, बच्चे लोग याद दिलाते हैं मम्मी पापा को कि शादी किया, कहते रही तो भूल गए शादी करना, कहते चलो चलो चर्च में शादी होगी, पार्टी होगी। वहां लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई, बड़ी गंभीर समस्या है भाई। अरे सुनो 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 सुनो, अच्छा प्रश्न पूछा है। अरे रुक जाओ, अब हंसी बंद करो, ठीक है? अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुना होगा 4-6 महीने पहले, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए बेटा, तो सब समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, अरे रुको, हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एक फैसला दिया, और वो फैसला ये दिया, अच्छा लिव इन रिलेशन किसको कहते हैं? हाँ, बिना शादी के बच्चे बच्चे साथ रहे, इसको बोला जाता है लिव इन रिलेशन। भारत का ये कल्चर बिल्कुल नहीं है, ये यूरोप का कल्चर है।
लेकिन भारत में भी शुरू हो गया। अभी जो 36 टुकड़ा हुआ था ना, वो लिव इन रिलेशन वाला ही था। ऐसे यहाँ लाखों लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं भारत में। और आम जो हम लोग मध्यवर्गीय वर्ग हैं, इसमें तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन जो उच्च वर्ग है ना बेटा, उसमें कॉमन सी घटना है, बच्चे बच्चे साथ रहते हैं, पति पत्नी जैसे रहते हैं, शादी नहीं होती। अभी हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन गई, उसमें यह पूछा गया कि लिव इन रिलेशन में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के पास वैधानिक अधिकार क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उतना ही अधिकार होगा जितना एक वैवाहिक पति पत्नी के बच्चों का होगा, उनके वैधानिक संतान मानी जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित कर दिया तो फिर अब कहां दिक्कत। और यूरोप की स्थिति है ना बेटा कि 95% लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। शादी वादी तो याद आ गया, कभी तो हो गई, नहीं तो बच्चे लोग याद दिलाते हैं। तो समस्या एक उनका संस्कार अलग है बेटा। उनके यहाँ शादी विवाह दोस्ती मित्रता वाला मामला है, और हमारे यहाँ जानते हो क्या है, 7 जन्मों का मामला है। ठीक है, सुन लो। तो धार्मिक मामला तो है, वो भी सुन लो। और कुछ लोगों के जीवन साथी अच्छे नहीं होते ना हमारे यहाँ, तो भी सब्र कर लेते हैं। जानते हो क्यों? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो कभी कभी जब अन्य विकल्प नहीं होता ना बेटा, तो ज्यादा मजा आता है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो रोना धोना किस बात का? रोना धोना तो तब होगा जब विकल्प है, वो विकल्प हमको नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, ये ध्यान रखना। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है, और हिंदू धर्म में संस्कार सिर्फ होते हैं, न वो दोबारा होंगे न वो वापस हो सकते हैं। 16 संस्कार होगा। अगर आपने 2 विवाह किया तो 17 हो जाएंगे, जो अलाउड नहीं है। मुंडन कई बार हुआ था? एक आध बार और करा लो। नहीं करा सकते आप, वो संस्कार लाइफ में सिर्फ एक बार होगा। आप मुंडन करा लीजिए, उसमें रोक नहीं लगी है, लेकिन वो संस्कार नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है बेटा। बाकी धर्मों में क्या है वो जाने, लेकिन हमारे धर्म में विवाह एक संस्कार है। और हिंदू धर्म में माना जाता है किसी हिंदू की जिंदगी में सिर्फ एक बार विवाह होगा, जीवन साथी रहे न रहे, वो जिंदा रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। इसीलिए सती प्रथा जैसी भयानक परेशानी आप पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इतिहास में। परेशानी ये थी कि एक नौजवान स्त्री का अगर पति नहीं रहे और दूसरा विवाह नहीं करना है, संस्कार यही बाध्यता करता है। जैसे एक महिला का अगर विवाह संस्कार हो गया और उसका पति अगर नहीं रहा, तो उसकी जिंदगी में दोबारा संस्कार तो होगा नहीं। हिंदू धर्म तो कम से कम रोकता है, ये नहीं होगा। वो तो आधुनिक विधियों ने आके कहा कि वही हो सकता है। हिंदू धर्म में दोबारा विवाह करना प्रतिबंधित है कानूनी ढंग से, लेकिन एक शर्त पे विवाह हो सकता है कि पति पत्नी में वैधानिक रूप से अगर तलाक हो गया हो तो विवाह कर सकते हैं, या एक जीवन साथी नहीं हो तो विवाह कर सकते हैं। हमारा धर्म तो ये कहता है किसी हालत में नहीं हो सकता। शादी हो गई तो हो गई, जीवन साथी जिंदा रहे मर जाए, अकेले रहना होगा। और बाकी धर्मों में अब खास महीना चल, हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर समझ लो, किसी धर्म में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसी धर्म में विवाह कुछ है ही नहीं है, दोस्ती मित्रता है। जैसे फलाने से दोस्ती हुई, फिर उनसे दोस्ती खत्म हुई। मैंने पढ़ा कि अमेरिका में एक सेलिब्रिटी ने एक दिन में 4 विवाह किया। ये उन्हीं लोगों को बधाई हो। हाँ, वो अपने नए नए हस्बैंड के साथ गई कहीं रेस्टोरेंट में, और हस्बैंड ने कुछ नाश्ता वास्ता किया, उन्होंने भी किया, उसको डकार आ गई, उनका तलाक। नालायक कहीं। फिर डिनर तक जाते जाते 4था विवाह हो गया। तो उन लोगों का ये कल्चर है, उनके लिए शादी विवाह कोई मायने ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मतलब है। तो उनका संस्कार बेटा अलग है, हमारा संस्कार अलग है। और हम तो पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं, आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो हमारा संस्कार बिल्कुल अलग है। हम तो उनको भी मामा कह देते हैं जिनसे कोई रिश्ता साफ दिखता भी नहीं। तो मामा कहाँ से आए लिख लो, बवाल मत करो, चलो लिखो, लिखें जी बेटा। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं,
एक्चुअल में पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरी धरती से नहीं दिखेगा, और आंशिक सूर्य ग्रहण भी नहीं कुछ होता। नहीं समझ पा रहे हो? आपको क्या लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अगर हो गया, जैसे बोलते हैं वैज्ञानिक कि टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा है, तो हर जगह पूरी धरती पे टोटल सोलर एक्लिप्स दिखेगा? नो। और आंशिक सूर्य ग्रहण भी हर जगह नहीं होता, कुछ जगहों के लिए वो आंशिक होता है, कुछ जगहों के लिए पूर्ण होता है। तो कभी भी आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता। नहीं समझ पा रहे हो? सूर्य ग्रहण हमेशा मिश्रित ही होता है। कुछ बताते हैं वो रेडियो स्टेशन पे, टेलीविजन पे बताएंगे फलाने 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 जगह से आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, हर जगह से नहीं दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण तो मिश्रित होता ही है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें तो उस जगह से आप कह सकते हैं कि वहां से आंशिक होगा कि वहां से टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। चलो इसको लिखो बेटा, कंप्लीट करो आज। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, अंग्रेजी में नाम है बेटा जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, महाटक्कर की अवधारणा। जायंट माने क्या होता है बेटा? दैत्याकार, विशाल। इंपैक्ट माने टक्कर, हाइपोथेसिस माने परिकल्पना, है ना? तो एक परिकल्पना आई चंद्रमा के निर्माण के विषय में बेटा, है ना? क्या परिकल्पना आई वो लिख लें। देखें, एल्डवर्थ डेली, वैज्ञानिक का नाम है एल्डवर्थ डेली, DALY। एल्डवर्थ डेली ने बताया कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अवांतर ग्रह के टकराने से, एक विशाल अवांतर ग्रह के टकराने से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर पृथक हो गया। पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया, किंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथक नहीं हो सका। जिसे हम चंद्रमा या मून के रूप में जानते हैं। तो अब तक बेटा चंद्रमा के निर्माण की एक ही हाइपोथेसिस है, एक ही परिकल्पना है। किसी ने माना कि कोई बड़ा सा अवांतर ग्रह धरती से टकराया और टकराने से धरती का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया, और अलग तो हो गया लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के नहीं भाग पाया। नहीं, ये तो एल्डरफर्ड डेली ने बताया। तो ये एक्चुअल में इनकी एक, जिसको कहते हैं ना, अरे बताने को तो बेटा वो निहारिका परिकल्पना वालों ने भी बताया, सबने बताया, लेकिन ज्यादा एथेंटिक इनको इसलिए माना जाता है कि ये कहा जाता है कि जहां प्रशांत महासागर है, यानी जिस एरिया पे प्रशांत महासागर बना हुआ है, उतना मटेरियल धरती का गायब कैसे हुआ। धरती जो अपनी डिजाइन ले रही थी, अभी कल पढ़ेंगे हम लोग, तो ये गड्ढे गड्ढे जैसी डिजाइन बनी क्या धरती की? धरती जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा तो ये कैसी डिजाइन बन गई भैया? कितना बड़ा गड्ढा धरती पे बन गया, वो मटेरियल कहां चला गया धरती का? इसलिए कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, जिसमें एल्डरवर्थ डेली ने ये बताया कि ये वास्तव में जहां प्रशांत महासागर वाला गड्ढा है, वो गड्ढा नहीं है, ये एक एस्टेरॉइड से टकराने से ये विशाल गड्ढा बना और उसका मटेरियल बन गया चंद्रमा, ऐसा मानना है। क्लियर बेटा? अब अगली हेडिंग बनाओ, कल बात करेंगे बेटा। तो अंतरिक्ष से लगभग हम लोग बाहर निकल रहे हैं बेटा। हमने गैलेक्सी की बात किया, हमने यूनिवर्स की बात किया, हमने निहारिका की बात किया, हमने तारे की बात किया, ग्रह कैसे बनते हैं बात किया। क्लियर बेटा? जाते जमाते मामा की भी चर्चा हो गई है ना। तो अब उतरेंगे धरती पर और थोड़ा पृथ्वी का ताम झाम देखेंगे, जिसमें कई प्रकार के दिन हैं, काहे हैं, क्यों है, सब चर्चा होगी। ठीक है बेटा? तो आज यही समाप्त करते हैं, कल बात करेंगे आपसे।